पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोला जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किस थिंकर को बोला जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से ऐसे थिंकर हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोला जाता है, तो वो है हेनरी फ्योल। ठीक है, मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगी, पहले यहाँ पे समझो, उसके बाद तुम लोगों को समझ में आएगा। एक होता है फॉर्मल थिंकर, एक होता है इनफॉर्मल थिंकर, और एक होता है फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों। फॉर्मल इनफॉर्मल है ये, ठीक है, स्पेलिंग समझ जाना। फॉर्मल उसको बोलते हैं जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, फॉर्मल इसको बोलते, ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी कर रहा है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही स्टडी करेगा, वो लोगों के बारे में स्टडी नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग तो काम करते हैं, उनके बारे में तो स्टडी नहीं करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के थिंकर को बोला जाता है फॉर्मल थिंकर। ठीक है ना। हेनरी फ्योल जो है वो एक HENRY, हाँ, हेनरी फ्योल एक क्या है, फॉर्मल थिंकर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा आ गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किसको बोलते हैं? जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, जो पीपल काम करते हैं ना, जो वर्कर काम करते हैं, उनके बारे में स्टडी करता है ना। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको फॉर्मल थिंकर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ का थिंकर का नाम है एल टोर मायो। ठीक है, क्यों एल्टेड मायो इनफॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे, ह्यूमन के इमोशंस के बारे में, ह्यूमन के इमोशन, उनके एटीट्यूड्स के बारे में, मतलब इंसान के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन काम करते हैं ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एल्टन मायो को इनफॉर्मल थिंकर बोला जाता है। लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल कौन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में बात करे और ह्यूमन के बारे में बात करे? चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड जो है ना, चेस्टर बर्नार्ड जो है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्टडी करते हैं, प्लस ह्यूमन की भी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं ना, ह्यूमन के बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं। समझ में आ गया? फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि इनमें से कौन थिंकर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है। फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फॉर्मल थिंकर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हेनरी फ्योल जो थे वो एक फॉर्मल थिंकर थे। क्यों? हु डेवलप स्ट्रक्चर प्रिंसिपल फंक्शन मैनेजमेंट दैट आर स्टिल रेलेवेंट थ्योरी। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब स्टडी करते हैं ना, तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करना चाहिए। तो बस सिर्फ ये सब चीज ही बात करते हैं, ह्यूमन के बारे में नहीं बात करते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी मतलब मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना, इंसान ह्यूमन वैल्यू के बारे में बात नहीं करेंगे कि इंसान को भी रेस्ट देना चाहिए, है ना, इस तरह का वो बात करते ही नहीं, वो सिर्फ फॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, गैंग प्लान। क्वेश्चन एग्जाम में आता है गैंग प्लान का मतलब क्या। मैं नीचे जब हम 14 प्रिंसिपल पढ़ूंगी ना, तो वहां पे आता है गैंग प्लान, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आ जाओ। ये बोलते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक से बन नहीं रहा, रुक जो मैं अच्छे से बना रही इसको। हेनरी फ्योल बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तुमको छोटा छोटा टॉपिक मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा बड़ा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो नहीं मीटर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, बस अच्छा बन जाए। ठीक है, बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, A, B, C, है ना, फिर D, E, F। ठीक है, ये टॉप है,
उससे टॉप फिर ये है ना। तो सबसे नीचे तुम्हारा ये है ना। तो बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बोले, कमांड ऑफ चैन चलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हायरार्की ऑफ चैन चलना चाहिए, सॉरी, हायरार्की ऑफ चैन चलना चाहिए। हायरार्की ऑफ चैन का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की ऑफ चैन चलना चाहिए। हायरार्की ऑफ चैन का मतलब क्या है कि अगर ए को एफ से बात करना है, ए छोटा है एफ के सामने, ये इंफीरियर है और ये सुपीरियर, ये टॉप का मैनेजर है ना, टॉप का मैनेजर है। तो ए को जब एफ से बात करनी है ना, तो वो उसको पूरा चैन फॉलो करना पड़ेगा। ए को बी से पहले बात करना पड़ेगा, बी को सी से बात करने का, सी से डी को, डी से ई को, ई से एफ से, फिर तब जाके एफ से, तब ए का जो भी इंफॉर्मेशन होगा ई पास आएगा, है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा। देखो हायरार्की ऑफ चैन फॉलो हो रहा, हायरार्की चैन ऑफ कमांड फॉलो हो रहा, ठीक है, समझना। मैं फिर यहाँ पे बना रही हूँ कि अगर ए को बात करना है एफ से, तो कैसा हायरार्की फॉलो करना पड़ेगा, ए को बी को बताना पड़ेगा, बी को सी को बताना पड़ेगा, सी को डी से बताना पड़ेगा और डी को ई से बताना पड़ेगा। इस तरह का अगर सिस्टम फॉलो होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की ऑफ, हायरार्किल, सॉरी, हायरार्किल चैन ऑफ कमांड, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, ये हेनरी फॉर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो मैसेज डिले हो रहा है। देखो पहले पास हो रहा है ना, पास हो रहा है मैसेज, पहले बी पर जाएगा, फिर सी पर जाएगा, फिर डी पर जाएगा, फिर एफ पे जाएगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इमिडिएटली डिसीजन लेना हो, जो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब क्या करना होगा भाई, तब आप लेबल जंप कर लो, तब आप लेबल जंप कर लो, ठीक ना। तब क्या करो, लेबल, यहाँ पे देखो लेबल जंप, गैंग प्लांग का मतलब क्या है, लेबल जंप करना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से गैंग प्लांग का मतलब क्या है। तो भाई क्या करो, लेबल जंप कर लो। मतलब क्या, ए डायरेक्ट जाके एफ से बात कर सकता है, पूरा कमांड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो उसी को बोलते हैं गैंग प्लांग। और गैंग प्लांग का मतलब है लेवल जंपिंग करना, कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ना, कोई इमिडिएटली इंफॉर्मेशन देना है हायर हायर ऑफिसर को, तो वो लेवल जंप करके डायरेक्ट बात कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ए एफ से ही बात कर सकता है, बी सी से ही, ऐसे नहीं कि ए जाके ई से बात, क्रॉस नहीं होगा। सेम अगर इसके लेवल पे, तो ए जाके से बात कर सकता है अपना हाई ऑफिसर से, ठीक है। तो एग्जाम में बस क्वेश्चन ऐसे आता है, गैंग प्लांग का मतलब क्या है, जल्दी बता दो, गैंग प्लांग का मतलब क्या है, लेबल जंपिंग, लेबल जंपिंग, बस, ठीक है। चलो आ जाओ, बुक याद करो, बुक क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 की बुक है। जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 की बुक है। एक तुम देखो, जनरल प्रिंसिपल या जनरल इंडस्ट्रियल, इस टाइप की बुक है, फ्योल की ही है। अभी और भी हम लोग थिंकर पढ़ेंगे, तो तुम लोग फर्क याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन की वर्ड याद करो। जैसे कि जनरल, अगर तुमको वर्ड मिलेगा देखने, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ओ, ये तो सिर्फ फ्योल का ही मुझे देखने को मिल रहा है ना। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये तीन बुक है। ये तीन बुक किसकी है भाई, तो फ्योल की है। अब एक और बात, हेनरी फ्योल डिड नॉट मेक एनी डिस्टेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आई हुई है कि हेनरी फ्योल जो है ना, वो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। वो बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही सेम है। याद करो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ना, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन। अब ये वाला याद करना है तुमको, फैट सीएम से, ठीक है, फैट सीएम से याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने के लिए, ठीक है ना। ये तो सेट में बहुत आता है ये क्वेश्चन, पता नहीं अब आता है कि नहीं। समझो यहाँ पे क्या बोला, आवाज क्लियर है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। बोला एक, हाँ ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, ठीक है ना, 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। हेनरी फ्योल बोलते हैं, फ्योल क्या बोल रहे हैं, हेनरी फ्योल बोल रहे हैं, हेनरी फ्योल बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए 6 इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, याद रखो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बोल रही हूँ ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सॉरी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है ना, 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है, एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए भाई, बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा,
ठीक है। जो टेक्निकल होगा वो किस चीज़ का काम करेगा। तुम ऐसे भी फैट सीएम से पहले इफ करके पढ़ सकती हो, जैसे भी याद करना होगा लेना, फैट सीएम एग्जाम में आएगा, बस फैट सीएम से बैठा लेना। बोला टेक्निकल रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बोले एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की किस तरह से सामान बन रहा है, किस तरह से सामान को प्रोडक्ट किया जा रहा है ना, किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है। एक होगा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, क्या करेगा, बाइंग सेलिंग एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है, बंगाली में क्या बोलते हैं, हिंदी में गुड्स को क्या बोलते हैं, गुड्स मतलब सामान होता है, ठीक है ना, सामान वगैरह, ठीक है। तो उन सब चीजों को बेचना और खरीदना, ठीक है। वो सब नहीं याद करना है, रेड वाला याद करना है, वो आएगा एग्जाम में। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा जो कि पैसा देखेगा कि ऑप्टिमाइज यूज ऑफ फंड, पैसा कहाँ लगाए कि बेटर, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, बेटर यूज है ना, तो पैसा कहाँ लगाए कि जो बेटर यूज होगा पैसा का, ठीक है ना, और ग्रोथ होगा पैसा। सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी होगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखेगी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी बड़ी मशीन रहती है तो उसको भी प्रोटेक्शन देना है ना, इस तरह से पानी में नहीं छोड़ देना है, अच्छा से उसको प्रोटेक्शन दे के रखना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल काम करती है, ऐसा नहीं कि मशीन खराब हो उसकी वजह से उनका हाथ कट जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द वेरियंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, अकाउंट होगा, जो भी पैसा वापस आया वो अकाउंट संभालेगी। ये वाला पढ़ना बहुत जरूरी है। इधर आओ, मैनेजरियल डिपार्टमेंट, बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजरियल डिपार्टमेंट होगा, और वो मैनेजरियल डिपार्टमेंट ना 5 तरह का काम करेगी। मैं तुम लोग को यहाँ पर है ना एक ये बनाती हूँ, याद रखो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजरियल डिपार्टमेंट, देखो ये मैनेजरियल डिपार्टमेंट है, अभी इसको हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे, एग्जाम में आई हुई, बहुत बार आई हुई, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई। मैं इसको बता दे रही हूँ किस तरह से तुम लोग को याद करना है, किस तरह से लिखना है। चलो मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है इस वजह से। अच्छा ना, एकदम जीरो चार्ज हो गया है, चार्ज लगा के क्लास करवा रही हूँ। आ जाओ, पहले तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चार्ट बनाती हूँ, कहाँ गया, पेज है ऊपर, पेज यहाँ पे, ठीक है। बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्स सिक्स टाइप की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगी, क्या होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। याद करो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आएगी तो दूसरा चीज हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना तुम लोग। सिक्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में क्या है भाई, फैट सीएम है ना, फैट सीएम। एफ से हो गया तुम्हारा क्या, बताओ, फाइनेंस, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग है ना। ए से हो गया अकाउंटिंग, बताते जाओ जिसको आ रहा है, ठीक है ना। टेक्निकल, टी से टेक्निकल, टी से टेक्निकल, टेक्निकल, एस से सिक्योरिटी। गीता तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा लैंग्वेज डिफरेंट है ना, तो तुम मुझे बताओगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से बताऊंगी। जैसे देखो आरती लोग को और लक्ष्मी को समझ में आ रहा है तो ये बोल रही है ना, तुमको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। नहीं है क्या गीता क्लास में, है जी, तो बोल रही तुमको समझ में आ रहा है ये। हाँ जी आ रहा है, आपका बात थोड़ा कट कट के आ रहा है, बात कट कर आ रहा है, रुक जाओ एक सेकंड। अब देखो तो अब आ रही है क्लियर आवाज, हाँ अभी ठीक है ना। अब इधर आओ, मैनेजमेंट देखो, हम एक 1 2 3 4 एंड 5 बताए, ठीक है। 6 है मैनेजरियल, देखो मेरे यहाँ पे ठीक से हो नहीं पा रहा, रुक जाओ, ये क्या हो गया भाई, लबड़ा काम नहीं कर रहा।
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। तो भाई यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है ना? बोला एक एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फॉर ओनली वन सुपीरियर, है ना? बोले एक ऑर्गेनाइजेशन में, आ जाओ मैं बता रही हूँ, यहाँ पे पिक्चर बनाती हूँ, है ना? मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कौन है? सुपीरियर है। सुपीरियर बोलो या तुम्हारा बॉस बोलो, जो भी बोलो, है ना? और नीचे एम्प्लॉय है, या इंफीरियर भी बोल सकती है, सब ऑर्डिनेट भी बोल सकती है, ठीक है? तो ये ऑर्डर किसका मानता है? अपना सुपीरियर या बॉस का ऑर्डर मानता है ना? तो बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही सुपीरियर या एक ही बॉस का बात मानेगा। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? कि ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को चाहिए कि वो ऑर्डर रिसीव करे, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक सुपीरियर का, ठीक है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्शन हो जाए। डायरेक्शन कैसे होगा? जब मैनेजर आपको डायरेक्शन बताएंगे, सुनो हम लोगों को 1 मंथ के अंदर ऐसे ऐसे काम करना है और तुम लोगों को ऐसे ऐसे करना है, मैनेजर बताएगा कैसे ऐसे आपको काम करना है। सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, बोला कि यहाँ पे क्या बोला? इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप प्रेसिडेंट्स और ओवर एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बोला कि सब और इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही पूरे जनरल इंटरेस्ट बनेगा। देखो बोला कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, तुम उसको जनरल इंटरेस्ट बनाओ, है ना? तो मैंने देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, बड़ा बड़ा कंपनी में, जहां तक मैं अपने भाई से सुनी हूँ, मैनेजर को प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है? अब मैनेजर क्या करेगा? वो इंजीनियर को चूज करता है कि मैं किस किस इंजीनियर को चूज करूं कि मेरे अंदर काम करे, किस किस में कौन, मतलब सब डिपार्टमेंट वगैरह से वो खुद से चूज करता है। बोलता है सर हमको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये पर्सन का जरूरत है ना? तो बोला भाई सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या? जो 10 इंजीनियर को लिए काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबको कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी ही सिर्फ इंटरेस्ट कर रहा, है ना? या फिर ऐसे समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आदमी, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट अलग है सबऑर्डिनेट का, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा उसका इंटरेस्ट अलग है ना? 10 में से 2 कुछ और काम करना चाह रहा, और 8 जो है वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए सबका सेम। जैसे आपको बोलता है ना, रुको मैं बता रही हूँ कि सर ऐसे ऐसे काम कीजिएगा ना तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पूछिए, आप सबसे लॉ लीजिए कि बताइए अगर हम ये मेथड यूज करें तो ये काम हो जाएगा? तो सब बोलेगा हाँ, तब मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं चलेगा बल्कि जनरल इंटरेस्ट चलेगा। यहाँ लिखा हुआ कि सबऑर्डिनेट एक इंडिविजुअल, एक सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? जो ऊपर का होता है ना, सॉरी, जो तुम्हारा एम्प्लॉय होते हैं, है ना? तो बोला जो एक इंडिविजुअल सब ऑर्डिनेट का इंटरेस्ट नहीं चलेगा बल्कि जनरल। जो 10 लोग हमने लिया ना, अगर उसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो इसमें 10 लोगों का सहमति चाहिए, ये नहीं कि एक दिया हम उसका बात मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, बोला कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। रिम्यूनरेशन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जितना काम करें ना उनको उतना कंपनसेशन दीजिए। फेयर कंपनसेशन का मतलब पैसा दीजिए, तब उनके अंदर मोटिवेशन आएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइज डिसीजन होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ज्यादा सेंट्रलाइज। मतलब सेंट्रलाइज का मतलब क्या? टॉप मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डी, डिसीजन सिर्फ ये ले रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज डिसीजन, ठीक है? जैसे अब अभी अगर नरेंद्र मोदी अकेला डिसीजन ले, स्टेट को इन्वॉल्व ना करे, ठीक है, किसी तरह लोगों को इन्वॉल्व ना करे और बड़ा बड़ा डिसीजन ले ले, है ना? अभी कौन देखा? यूएस में कौन देख रहा? जो किंग बैक वाला क्या निकला है तुम्हारा, डोनाल्ड ट्रम्प को वो लोग बायकॉट करने के लिए कौन सा ये निकाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएस में? मुझे बताओ, कोई पता है? नहीं पता? तुम लोग को देखना चाहिए, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जरा। डोनाल्ड ट्रम्प क्या किया कि वो वार, ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है, तो वो अमेरिका का बहुत सारे सोल्जर को वो ईरान भेज रहा है जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए, लैंड वार करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ वहाँ का पब्लिक इसलिए गुस्सा है कि, और मिलिट्री भी गुस्सा है कि आप ये सेंट्रलाइज डिसीजन, ये कुछ आपका डिसीजन है, क्यों?
एक तो हम लोगों का ईरान से डायरेक्ट लड़ाई है नहीं, वो इसराइल के थ्रू हम लोग लड़ाई में आए हैं, ठीक है। दूसरा बात ये है कि ईरान में पहाड़ी इलाका है, तो वो लोग पहाड़ में लुक जाएगा और ये लोग कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा जाएगा, तो बहुत सारे मिलिट्री मारे जाएंगे। अगर ईरान हार भी जाता है तो मिलिट्री को तो मार होगा ही, और ईरान जीत जाता है तो पूरा मिलिट्री खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे नारा निकला है, क्यों कि डोनाल्ड ट्रम्प को हटाओ, क्योंकि वो सेंट्रलाइज डिसीजन ले रहा है। डिसीजन में सबको शामिल करो ना, पब्लिक को भी करो, ग्रास रूट डिसीजन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइज डिसीजन होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ये मतलब बोले कि नहीं, डिसीजन वही अच्छा होगा जो टॉप का मैनेजमेंट लेगा, थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन भी चलेगा। स्केलर चेन होना चाहिए, देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, टॉप मैनेजमेंट, लोवेस्ट रैंक। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे पता होना चाहिए कौन हायर ऑफिसर है, कौन ए ग्रेड ऑफिसर है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है, वो सबका नॉलेज होना चाहिए, है ना। स्केलर चेन का मतलब अगर तुम शॉर्ट में याद करोगे एग्जाम में आएगा तो बोलना क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्केलर चैन का मतलब क्या है, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ए ऑफिसर है ना, तो पता होना चाहिए कि हाँ ये ए ऑफिसर है। ये बी ऑफिसर है तो पता होना चाहिए कि हाँ बी ऑफिसर है। ए बी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता क्योंकि बी एक बड़ा ऑफिसर है ना, उसको बात करने के लिए कि कोई एक सोर्स चाहिए, तो ये सब पता होना चाहिए। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, किसको क्या पावर मिला हुआ है। ऑर्डर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर फॉलो होगा तभी लोग अच्छे से काम करेंगे। इक्विटी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी देखो, इक्वालिटी नहीं है, EQUALITY नहीं है, बल्कि इक्विटी है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑपरेशनल, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी अवॉइड, मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोल रहा है कि जो हायर एम्प्लॉय होते हैं ना, वो वहाँ पे मतलब यहाँ पे बोले कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका स्टेबिलिटी, मतलब एक टाइम फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि जब मन के भगा दिए, नहीं, एक टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रो पे होना चाहिए, ठीक ना। एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड प्रपोज इम्प्रूवमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट से रिलेटिव कुछ अपना एफर्ट करते हैं कि हाँ ये कीजिए तो प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, ये कीजिए तो अच्छा लगेगा, है ना। तो इससे बोला क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस इंडिविजुअल को इनकरेज करना पड़ेगा, है ना, उस एम्प्लॉय को इनकरेज करना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा किया। इससे क्या होगा कि बाद में वो बहुत और भी काम अच्छे से करेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट दे क्रॉप, प्रमोट टीम स्पिरिट, बिल्ड फॉर फास्टर हार्मोनी यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोला है कि हेनरी फिर बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको यूनिटी बना के रखना है, जितने भी लोग काम करें ना आपस में उनका दोस्ती होनी चाहिए और हारमोनी बना के रखनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे क्या होगा, स्पिरिट जो है ना वो प्रमोट होगी, ठीक है। अगर मैं एक बार फ्लो चार्ट बनाना चाहूंगी तो कहाँ बनाऊंगी, हाँ खत्म हो गया हेनरी फोर, इसलिए मैं बोली चार्ट बना रही थी। यहाँ ही बनाती हूँ, जगह है नहीं। सिक्स, फ्यूल क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्स सिक्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगी ना, क्या होगी, सिक्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ये सिक्स एक्टिविटीज में आते हैं फैट सीएम। फैट सीएम याद करने का नहीं है, वो मैं ट्रिक बैठाई हूँ, ठीक है। हाँ, फाइनेंस बताते जाओ, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टेक्निकल, सिक्योरिटी, टेक्निकल, हाँ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कमर्शियल, हाँ, और कॉमर्शियल, मैनेजमेंट, लास्ट में आया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बोला मैनेजर है ना, मैनेजर बोले भाई सुनो, इसका कुछ फंक्शन है, इसको 5 फंक्शन करना पड़ेगा। क्या क्या, POCC। इसको मैनेजमेंट को किस तरह से काम करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, फिर कमांड करना पड़ेगा, हाँ, फिर कोऑर्डिनेट, फिर लास्ट में इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई मैनेजर तो है, लेकिन मैनेजर के अंदर 6 क्वालिटी होनी चाहिए, 6 एक्टिविटीज या क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या है, एक तो फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट हो, जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज,
जनरल नॉलेज हो, मोरल मॉरलिटी हो, और उसके बाद जनरल नॉलेज के बाद स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज हो गया। फिजिकल फिट अब 5 ही हो रहे, एक और चाहिए। फिजिकल फिट, जीके, मॉरलिटी और जनरल स्पेशल नॉलेज हो, नॉलेज स्पेशल नॉलेज ना, एक मिनट रुक जाओ। फिजिकल फिट, जनरल नॉलेज भी चाहिए, मेंटली ये तो मॉरलिटी। हाँ, मेंटली फिट होना चाहिए, ठीक है ना। 6 क्या है? फिजिकल फिट, जनरल नॉलेज, मॉरलिटी और तुम्हारा एक मिनट, एक किलो को लग रहा घट रहा, मेंटल हेल्थ ठीक होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर के अंदर ये 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए, है ना, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 6 तरह के एक्टिविटी बोला। फिर उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर रन करना है तो 14 प्रिंसिपल होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, फिर दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा बोलो यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ यूनिटी ऑफ कमांड। 4 नंबर डिसिप्लिन, उसके बाद 5 नंबर बताओ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हाँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट नहीं तो जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए। और बताओ क्या? ऑर्डर, हाँ, और ये हाँ, ऑर्डर होनी चाहिए, स्प्लिट दे क्रॉप होनी चाहिए, हाँ ऑर्डर होनी चाहिए। और सेंट्रलाइजेशन क्या होना चाहिए? हाँ, रिम्यूनरेशन, पैसा देना चाहिए रिम्यूनरेशन में, है ना। और ये तो हो गया। अब मुझे बताओ कि गैंग प्लान का क्या चीज? बोलो। इनिशिएटिव, हाँ बिल्कुल सही बोली, इनिशिएटिव। फॉस्टर दी कॉर्प्स, हाँ वो तो लिख दिया क्या मैं, ठीक है। लेवल जंपिंग का मतलब, गैंग प्लान का मतलब क्या होता है? गैंग प्लान का मतलब लेवल जंपिंग, लेवल ऑफ जंपिंग। फ्यूल क्या है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? क्या बोले? फॉर्मल है। फॉर्मल। वो पूछे थे कि फ्यूल क्या है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। हो गया कंप्लीट, पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। दीदी आप जो बोले यूएसए का जो प्रोटेस्ट वो हाँ हाँ